Good morning, students. Now today we are going to start chapter number 4. Okay, rise of assertive nationalists. चैप्टर नंबर 3 में हमने 3 डेटे लिखी थी. ओके, 3 फेज जो लिखे गए थे. पहला फेज 1885 टू 1905 अर्ली नेशनलिस्ट का नरम दल. ओके, याद रखने के लिए. Then 1905 to 1919 now the assertive nationalists are on the program. ओके, और उनको हम गरम दल कहते हैं. ठीक है, तो अगर जब हम एसर्टिव नेशनलिस्ट की बात करें तो आगे हमने अर्ली नेशनलिस्ट की बात देखी थी, उनका मेथड्स देखा था, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स देखा था, और लास्ट वाला जो हमारा फेज था कि भाई रिलेशन ब्रिटिश और अर्ली नेशनलिस्ट के कैसे थे, तो कि इन द बिगिनिंग इट वाज गुड एंड स्लोली इट बिकेम वर्स. ओके, जब रिलेशन वर्स हो गए तो क्या हुआ, तो कि जब रिलेशन बिगड़ने लगे तो अर्ली नेशनलिस्ट बात करते थे पिटीशन, मेमोरेंडम, लेकिन बेहरों की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई आंसर देती नहीं थी. तो स्लोली वो जो एक चेन जैसा बन गया था कि यहाँ से लिख के देना वहां कोई सुनेगा नहीं, यहाँ से लिख के देना वहां कोई सुनेगा नहीं. तो एक एक एसर्टिव सोच वाले जो बंदे थे, जिनके हम नाम यहाँ पे लिखे हैं, लाल, बाल, पाल. ओके, ये 3 ट्रायो जो थे, उनको ये जो अर्ली नेशनलिस्ट का मेथड्स था वो शायद उनको पसंद नहीं आ रहा था. उनका कहना ये था कि हमको और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, हम लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर से, हम उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे, ये सब चीजों से हमको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है. अर्ली नेशनलिस्ट भी स्वराज चाहते थे एंड एसर्टिव नेशनलिस्ट भी स्वराज चाहते थे. दोनों में डिफरेंस इतना था कि वो ब्रिटिशर के अंडर रह के स्वराज को पा लेना चाहते थे, और यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम की बात हो रही है. ओके, तो स्वराज अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कि कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करना पड़ेगा. स्ट्रगल ऑन व्हाट बेसिस, तो कि अगर आपको अपनी जान देनी पड़े तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा. ओके, तो वहां पे अर्ली नेशनलिस्ट में जान देने की बात नहीं हो रही थी, वायोलेंट मेथड्स नहीं थे, बराबर. तो ये सब चीजें अर्ली नेशनलिस्ट नरम वाले थे, यहाँ पे ये गरम खून वाले आ गए हैं. ओके, तो यहाँ पे उनकी सोच है वो थोड़ी डिस्ट्रॉयड वाली सोच होगी. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट के कुछ कारण तो हो गए कि ये नया एसर्टिव नेशनलिस्ट बना. ठीक है, कोई एक चीज ठीक से काम नहीं कर रही है तो ही कोई दूसरी चीज शुरू होगी, वरना तो वो चलता रहेगा और आराम से वो बातें होती रहेगी. लेकिन यहाँ पे नरम दल है वो थोड़ा वीक हुआ, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी. उनके मेथड्स शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के मेथड्स थे वो शायद इतने अच्छे वाले नहीं थे, या सामने वाले लोग को वो समझ में नहीं आ रहा था. इसलिए यहाँ पे हमको कोशिश ऑफ राइज ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट के क्या कोर्स थे कि एसर्टिव नेशनलिस्ट राइज हुआ, एक नया दल बनना. ठीक है, था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही. ओके, लेकिन एक सोच थी वो अलग थी. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो कि भाई फर्स्ट वाला पॉइंट आपका है फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. फेलियर कहाँ कमी रह गई, कौन कौन सी चीजें थी कि जहां पे वो सक्सेस नहीं पाए. ओके, तो फर्स्ट वाला पॉइंट है कि वो पिटीशन करते थे, मेमोरेंडम करते थे, लेकिन इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स वो एक डेफ ईयर की तरह कुछ भी सुनते नहीं थे. यहां से हम लिख के भेजते थे, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता था. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. ओके, और ये जो पिटीशन मेमोरेंडम वाला जो मेथड था कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, उसमें से ज्यादा कुछ कॉन्क्रीट बाहर नहीं आया. कॉन्क्रीट बाहर नहीं आया कुछ फ्रूटफुल बातें बाहर नहीं आई. इसलिए और ब्रिटिशर की एक जो टेंडेंसी के एक सोच, वो इंपीरियलिस्टिक सोच थी. कि हम जो कहेंगे वही आपको करना है, आपके बारे में हम कुछ सोचेंगे नहीं. एक जैसे बोलते हो ना, कोई किंग होगा, वो बोल देगा कि ये बात मैंने बोल दी तो बोल दी, बाद में आपको और कुछ सोचना नहीं है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. वैसी एक सोच के साथ ब्रिटिशर्स यहाँ देश में अपने पंख फैला के बैठे हुए थे. ओके, यहाँ पे ये फेलियर हो गया अर्ली नेशनलिस्ट का.
तो हमारे जो मतलब ये ट्रायल्स थे, ये मतलब ऐसा सोचते थे कि भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जान दे देनी पड़ेगी, खून निकलेगा, ये होगा तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे। और ब्रिटिशर का मतलब लॉर्ड डफरिन था, उसने कहा था कि भारत को स्वॉर्ड के ऊपर जीता गया है, अगर वापिस आपको भारत चाहिए तो स्वॉर्ड के ऊपर ही आप ले सकते हो। तो वो जो मतलब उनकी सोच थी कि हमने आपको जीता है और वो भी तलवार से जीता है, तो आपको अगर जीतना है तो तलवार से ही आप जीत सकते हो। तो मतलब वो जो नॉन वायोलेंस वाली जो सोच थी, तो यहाँ पे वो हमको समझने की जरूरत थी। ओके, तो यहाँ पे वो ट्रायोस थे, लाल बाल वो ये कहना चाहते थे कि हमको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड पॉइंट देखने जाए, कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, तो ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश की बात अगर हम करेंगे तो आगे दादा भाई नौरोजी ने हमको ड्रेन थियरी समझाया था। ओके, ब्रिटिशर स्टार्टिंग में जब इंडिया में आए थे तो उनका फोकस एक ही था, ट्रेड बिजनेस। ओके, ट्रेड बिजनेस, पैसे कमाना। ओके, ये उनकी ये पहली मतलब चीज थी जो उनको चाहिए थी, वो था पैसा। ओके, तो इकोनॉमिक ड्रेनिंग उनका मतलब मेन काम था, वो पैसे के लिए ही, और धीरे धीरे करके फिर वो पूरे इंडिया में फैल गए थे। ओके, ट्रू पिक्चर ऑफ ब्रिटिश थ्रू न्यूज़पेपर बाय तिलक इन केसरी। केसरी न्यूज़पेपर का नाम है, तिलक ने जो ब्रिटिशर का ट्रू नेचर था, ड्रेन थियरी का, ओके, डिवाइड एंड रूल का, हमारी पॉवर्टी का जो मतलब आलम छा गया था, एग्रीकल्चर जो हमारा तहस नहस हो गया था, हमारी इंडस्ट्रीज जो पूरी तरह से ठप हो गई थी, ये सब चीजें तिलक है वो अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे और लोगों को अवेयर करते थे कि ये ब्रिटिश का ट्रू नेचर है। स्टार्टिंग में अर्ली नेशनलिस्ट का ब्रिटिश का नेचर वो उनको क्या लगता था कि दे आर फेयर, डूइंग फेयर प्ले, वो हमारा अच्छा ही सोचेंगे। ओके, कुछ सोशल और कल्चरल चेंजेस भी उन्होंने किए थे जो अच्छे वाले थे। लेकिन एक बात हम अर्ली नेशनलिस्ट भूल गए थे कि ब्रिटिश लोग भारत में पैसे कमाने के लिए ही आए थे। अगर वो भारत को छोड़ के चले जाते हैं तो जो पैसा कमाने का जो बिजनेस था वो स्टॉप हो जाएगा और कोई अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो हमारा सोच ऐसा था अर्ली नेशनलिस्ट का कि भाई वो अगर हमको समझेंगे तो फिर हमको वो फ्रीडम दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जो ट्रू नेचर ब्रिटिशर का था वो धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश तिलक ने की थी। ठीक है, और ब्रिटिशर जो ट्रेडर्स थे उनका एक ही मोटिव था, प्रॉफिट कमाना और कुछ नहीं। ठीक है ना, वो एग्रीकल्चर के बारे में सोचते थे। देखो एग्रीकल्चर वर्ड आया है तो मैं थोड़ी और बात बता देता हूँ कि राइट नाउ ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पता है कि आप पेट्रोल डीजल के लिए रनिंग नहीं लगाए थे। ओके, आप रनिंग कर रहे हो या मतलब दौड़ा दौड़ी, मतलब थोड़ा हम सोचते हैं तो खाने पीने की चीजों के लिए सोचते हैं। तो आप समझो कि पूरे देश में अभी एग्रीकल्चर ही आप सोचोगे तो सबसे बड़ा अगर कोई हमारे पास रिसोर्स है तो वो एग्रीकल्चर है। रोज खाने पीने की चीजें चाहिए, वो हमको एग्रीकल्चर से मिलती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, ब्रिटिशर के टाइम पे, मैंने आपको आगे के लेक्चर में बताया था कि भाई इंडिगो, ब्लू डाई जो मतलब होती है, वो कॉटन, ये सब बाय फोर्स हमारे फार्मर्स को बोलते थे कि ये आप ग्रो करो। रॉ मटेरियल यहाँ से तैयार होकर इंग्लैंड जाता था। ओके, और वहां से रेडीमेड गुड्स बन के भारत में आता था। तो धीरे धीरे करके हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। ओके, डाउन टू द अर्थ। धीरे धीरे करके आपको मैंने आगे भी एक बार बताया था जब हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे थे कि भाई इंडस्ट्रीज से कितने लोगों को मतलब आमदनी मिलती है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज जब कोलैप्स हो जाती है तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली राइज होगी। इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो उन लोगों का खाने पीने का, उनकी फैमिली का, उनकी जो जरूरत है वो सब चीजें कहाँ से आएगी। तो धीरे धीरे करके देश में एक माहौल बन गया था पॉवर्टी का और अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, और एक मतलब जख्म पे नमक छिड़कने की बात अगर हम करें तो ब्रिटिश ने तिब्बत में, अफगानिस्तान और अफ्रीका में वॉर किया था। ओके, तो वॉर किया था, तो अभी वॉर करेंगे तो आपको पता है कि मनी विल बी स्पेंट ऑन द वॉर। ओके, मनी विल बी स्पेंट ऑन द वॉर, तो आपको पता है कि मेरा दूसरा कोई बिजनेस होगा, वहां से मैं ये कवर करने की कोशिश करूंगा। तो भारत ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिश के अंडर में था, तो भारत के ऊपर वो जो कॉस्टली वॉर हुए उनका प्रेशर हमारे भारत के लोगों के ऊपर आया। टैक्सेशन बढ़ गया होगा,
या चीजों का कॉस्ट प्राइस बढ़ गया होगा, ये सब चीजें होके तो हमारा जो दुख दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा था। ओके, और लास्ट में हमको मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर ब्रिटिश भारत को छोड़ के जाते हैं तो ही हमारे दुख दर्द का अंत आएगा, वरना दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। अगर अर्ली नेशनलिस्ट वाला ऑप्शन अगर हम सोच के बैठे कि भाई ऊपर आप रूलिंग करो, नीचे हम आपके अंडर में सेल्फ गवर्नमेंट रूल के लिए हम तैयार है, तो वो वाला ऑप्शन अब चलने वाला था नहीं, क्योंकि जो ड्रेन थियरी ब्रिटिश ने अप्लाई की थी। ओके, एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम का जो डिवीजन आपने बंगाल का ने वो सब भी देखा, तो स्लोली उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया था, तो वो माहौल में से अगर बाहर निकलना है तो ब्रिटिश है उसको बाहर ही जाना पड़ेगा, आउट ऑफ इंडिया, तो ही हमारे दुख दर्द का है उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। ओके, थैंक यू।